हेलो, वेलकम टू फतेह सर जीएस क्लासेस। स्वागत है आपका इकोनॉमी की सीरीज़। जैसे कि आपको पता है कि ये जो सीरीज़ है ये है हमारी स्पेशल क्लासेस फॉर द यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स के लिए। और इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग कवर करेंगे करंट एंड स्टैटिक। तो इसमें करंट एंड स्टैटिक दोनों के दोनों पार्ट ही कवर होंगे। आज की वीडियो हमारा सेट नंबर 2 है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग एक सेट लेके आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद वो ज़रूर देख लेना। तो सोर्सेज भी जैसे मैंने आपको बताए थे, हमारे जो लेक्चर के हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, द मिंट हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, और भी जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उन सबको कवर कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर पुराने हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो मैं आगे आपको बताऊंगा इसमें ग्रामीण क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी जो ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसके 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं। 20 नवंबर को हुए थे 2021 को। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये करंट है जो अभी लगभग प्री के जो आपका प्री होगा 5 जून को, उससे लगभग 7 to 8 मंथ पुराना करंट मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अभी ये लेक्चर नंबर 2 ही है, तो इसलिए ये नवंबर दिसंबर के हो रहे हैं अभी। तो आगे आते आते बाकी जो हमारे जो मंथ हैं उनका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट किया गया है कि जो कोविड-19 है उसका काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है कंस्ट्रक्शन पे। तो ओनली 5.4% ही जो सैंक्शन हाउस थे उनको कंप्लीट किया गया है 2020 एंड 21 में। तो पेंडेमिक ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है इस योजना पे। अब देख लेते हैं कि ये योजना क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। थोड़ा सा तो ये जो योजना स्टार्ट करी गई थी, योजना टू अचीव द हाउसिंग फॉर ऑल। जितने भी हमारे लोग हैं, खासकर कौन से, जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, रूरल गांव वाले लोगों के लिए ये स्कीम है। और उनका हमारा आइडिया है अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम कि हमें सबको घर देने हैं। और बाय द 2022 ईयर भी डिसाइड किया गया था उस टाइम पे। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे पहले एक और स्कीम होती थी IAY, इंदिरा आवास योजना। उसको ही दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया गया है और 2016 में इसको दोबारा से नाम बदल के और इसको रीस्ट्रक्चर करके इसका नाम रख दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसके लिए जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको देख रही है। एम इसका क्या है कि हमें प्रोवाइड करने हैं पक्का हाउस विद बेसिक अम्यूनिटीज़। हमें पक्का हाउस देना है गांव के लोगों को, ऑल रूरल फैमिलीज, और साथ में उनको बेसिक अम्यूनिटीज़ भी देनी है। जैसे कि जो होमलेस लोग हैं, जहाँ जो कच्चे घर में रह रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम है। और हमारा टारगेट है कि मार्च 2022 तक ऑल और जितने भी ऐसे घर हैं जो रूरल एरियाज़ में हैं सबको घर देना है। और ये हम लोगों ने 2016 में डिसाइड किया था। अगर तो अब ये अचीव हो जाएगा तो हमें पता है कि आगे स्कीम को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये अचीव नहीं होगा तो हो सकता है इस स्कीम को आगे भी एक्सटेंड किया जाए। बेनिफिशरीज देख लेते हैं स्कीम के। जो बेनिफिशरीज होंगे जैसे कि SCs हो गए, ST हो गए, लेबरर्स हो गए, जो कि इवन जो नॉन SC STs भी हैं जिनकी कैटेगरी होगी विडो वगैरह हो गए, और जो खास करके डिसेबल पर्सन है और माइनॉरिटीज़ हैं, सबको ये स्कीम रीच करती है। अब देखते हैं कि जो बेनिफिशरीज हैं उनका सिलेक्शन कैसे होगा। इसके लिए नॉर्मली 3 स्टेजेस जो वैलिडेशन है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। उसके बाद ग्राम सभाज लगेंगी, उसमें से डाटा लिया जाएगा। फिर जियो टैगिंग वगैरह करी जाएगी। इन तीनों स्टेजेस को अगर कोई कंप्लीट करेगा उसके बाद ही उसको ये जो स्कीम है उसका बेनिफिशियरी बनाया जाएगा। अगर कॉस्ट शेयरिंग की बात करें तो इसमें जो सेंटर एंड स्टेट का रेशो है वो रहेगा 60-40, जो नॉर्मल स्टेट होती हैं जो प्लेन्स एरिया में है। अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या फिर हिली स्टेट्स की, तो वहाँ पर जो सेंटर का शेयर है वो ज़्यादा हो जाएगा और स्टेट का कम हो जाएगा, जो रह जाएगा हमारे पास 90:1। फीचर्स देख लेते हैं स्कीम के। इसमें जो मिनिमम हाउस का साइज होगा वो इंक्रीज कर दिया गया है 20 स्क्वायर मीटर। पहले होता था 20 मीटर्स। तो हमने स्कीम के अंडर हाउस का साइज भी इंक्रीज कर दिया गया है, और उसके साथ हम लोगों को कुकिंग स्पेस भी प्रोवाइड करना है। और इसी के साथ जो टॉयलेट वगैरह है उसकी भी कंस्ट्रक्शन करनी है। और हम लोगों ने इस स्कीम को स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा के साथ कंबाइन कर दिया है ताकि स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। और जो पानी की बात करें, वाटर, वो पाइप ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड LPG गैस,
उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। पहले ये स्कीम अलग थी, प्रधानमंत्री वाली जो आवास योजना है, उसके साथ ये सारी की सारी जो स्कीम्स है उनको मर्ज कर दिया गया है। जैसे कि हम लोग एलपीजी की बात करें तो ये एक अलग स्कीम है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग स्कीम चला रखी है, और पानी के लिए एक अलग स्कीम है। तो उन सबको मर्ज कर दिया गया इसी के साथ, मर्ज इन द सेंस कि उनको भी इनके साथ ज्वाइन कर दिया गया है ताकि उनका भी बेनिफिट इनको मिल सके। अब ऐसी और स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, तो वो ग्रामीण के लिए थी, ये अर्बन के लिए। तो यहाँ ये आपने ध्यान रखना है, ये स्कीम लॉन्च करी गई थी 25 जून 2015 में, और इसका भी टारगेट यही था कि हम लोगों को 2022 तक घर प्रोवाइड करने हैं अर्बन एरिया में। और इसको इंप्लीमेंट करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो अलग है, उसमें रूरल मिनिस्ट्री थी, इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर हमारा वही है कि जो स्लम डिवेलर्स हैं, जो झुग्गियों वगैरह में रहते हैं, पूरा अर्बन्स हैं, उनको हम लोगों ने घर प्रोवाइड करना है, जिनके पास घर की शॉर्टेज है, ताकि वो भी पक्के घर में रह सकें। इस स्कीम में भी हम लोग जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं, जैसे कि टॉयलेट हो गया, वाटर सप्लाई होगी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, किचन हो गया, ये भी प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। और इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट की कोशिश है कि वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट किया जाए। इसके लिए जो स्कीम है, इसमें जो ओनरशिप होगी घर की वो वुमेन के नाम पे होगी, जहाँ कोई फीमेल मेंबर है उसके नाम पे, और जहाँ फिर जॉइंटली भी हो सकती है। और प्रेफरेंस की बात करें तो प्रेफरेंस दी जाएगी जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए, एससीज होंगे, एसटी होंगे, ओबीसी होंगे, माइनॉरिटीज़ होंगे, या फिर कोई सिंगल वुमन है उनके लिए, ट्रांसजेंडर है उनके लिए, और भी कोई वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको इस स्कीम के अंडर लिया जाएगा। तो मीन्स ये बेनिफिशियरी हो गए उस स्कीम के। चलो जी, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आज का, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रही है और हमें इसको ध्यान से देखना है। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि कुछ लास्ट मंथ में, एंड ऑफ द 2021, जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उन्होंने इस स्कीम के अंदर टेक्सटाइल को भी ऐड कर दिया गया है। जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए भी इसको अप्रूव कर दिया है। और जो टेक्सटाइल का पार्ट है वो हमने पहले ही अनाउंस किया था यूनियन बजट 2021-2022 में, कि हम लोग ये जो स्कीम है उसको 13 सेक्टर के लिए और एक्सटेंड करेंगे, और हम लगभग इस पे 1.97 लाख करोड़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब देख लेते हैं कि पीएलआई स्कीम है क्या। जैसे कि मैंने फुल फॉर्म बता दिया आपको, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इसका जो पर्पज़ है वो हमें बूस्ट करनी है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ताकि हम लोग जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उनको कम कर सकें। तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यही है। और इस स्कीम को गवर्नमेंट ने मार्च 2020 में इंट्रोड्यूस किया था, और स्कीम के अंडर ये एम था कि जितनी भी लोकल कंपनीज हैं उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, जितनी ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेंगी, खासकर हमारी डोमेस्टिक यूनिट्स में। इसको लॉन्च किया गया था, मेनली जो फर्स्ट हमारा टारगेट था वो था इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ताकि हमारी कंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में वो हब बन सके वर्ल्ड के लिए। उसके बाद हम लोगों ने इसमें लेटर इसी ईयर में, एंड ऑफ द 2020 में 10 और सेक्टर को ऐड कर लिया था। और जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन है उसको भी हम लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग। अपार्ट फ्रॉम द इनवाइटिंग द फॉरेन कंपनीज, हम इनवाइटिंग कर रहे हैं, फॉरेन कंपनीज को तो इनवाइट कर ही रहे हैं। इस स्कीम के अंडर हम ये भी कर रहे हैं कि जो हमारी लोकल कंपनीज हैं वो भी एक्सपैंड करें, और खास करके जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनको भी एक्सपेंशन हो। तो मीन्स इस स्कीम में हम लोग नई कंपनीज को भी इनवाइट कर रहे हैं, जो हमारी लोकल कंपनीज हैं उनको भी प्रमोट कर रहे हैं, और जो हमारी फॉरेन की या इंडियन ऑलरेडी एग्जिस्टेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनको भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि 10 कौन सी जो ऐड करे गए सेक्टर। एडवांस केमिस्ट्री सेल, बैटरी। सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। थर्ड है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। फोर्थ है हमारे पास फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। फिफ्थ है हमारे पास टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। सिक्स्थ है हमारे पास टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। सेवन्थ है हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स। एट्थ है जी हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। नाइन्थ है हमारे पास वाइट गुड्स। वाइट गुड्स में जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, हमारा स्टोव हो गया, फ्रीजर हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, ऐसे वाले। एंड टेंथ है हमारे पास स्पेशलिटी स्टील। तो ये जो टोटल 10 फैक्ट जो हमारे सेक्टर्स हैं ये इसमें आते हैं। तो आपकी ड्यूटी है कि आपने याद रखना है इनको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फीचर्स देख लेते हैं पीएल स्कीम के, खासकर जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए उसके लिए। हमारा जो एम है वो ये कि हम लोग प्रमोट करेंगे जो प्रोडक्शन हो रही है हाई वैल्यू मैन मेड फाइबर की, ताकि हाई वैल्यू मैन मेड फाइबर है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन हो और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी। और इसके लिए हम लोगों ने 10,000
683 करोड़ जो है लगाने की बात कर रहे हैं हम लोग। और ये जो अमाउंट है वो आने वाले 5 सालों में कवर करी जाएगी, मीन्स आने वाले 5 ईयर में हम लोग ये अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। और ये जो इंसेंटिव है इसके लिए इसको 2 फेजेज़ में हम लोग अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फेज में ऐसी कंपनीज होंगी तो वो टेक्सटाइल से रिलेटेड ही, गारमेंट एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, लेकिन वो लोग जो इच्छा जता रहे हैं, जिनकी इच्छा है कि वो कम से कम 300 करोड़ को इन्वेस्ट करेंगे, प्लांट्स के रूप में, मशीनरी के रूप में, इक्विपमेंट के रूप में एंड सिविल वर्क्स के रूप में, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकंड फेज में ये देखा जाएगा कि ऐसे लोग जिनकी जो अप्रोच है वो 100 करोड़ के अराउंड है, तो दोनों को ही हम लोग लेके चलेंगे साथ के साथ। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंडिया में कैसी है। जो टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री है वो एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मीन इसमें काफ़ी सारी लेबर को काम दिया जाता है, प्रोवाइड करती है जॉब लेबर को। 45 मिलियन पीपल्स जो आइडिया हमारा इसमें काम कर रहे हैं, और इंडिया में सेकंड जो हाईएस्ट ऐसी इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। फर्स्ट नंबर पे एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। तो ऐसे क्वेश्चन ना आपको ध्यान रखने हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टेटमेंट टाइप, खासकर यूपीएससी के लिए। और इंडिया में ये सबसे पुरानी इंडस्ट्रियों में से एक है, काफ़ी सारी जैसे पुरानी इंडस्ट्रीज है उनमें से एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है, जो कि इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है इंसेंटिवाइज फॉर शुगर केन, कॉटन एंड जूट फार्मर्स। तो जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, सीसीए, उन्होंने अप्रूव किया है कि वो मेजर कुछ ऐसे लेके आएंगे जिससे कि सपोर्ट किया जाएगा उन फार्मर्स को जो कि शुगर केन की खेती कर रहे हैं, कॉटन की खेती कर रहे हैं, जूट की खेती कर रहे हैं। इस कमेटी ने ये भी डिसाइड किया है कि ये प्राइस भी इंक्रीज करेंगे एथेनॉल का, जो कि हम लोग शुगर केन से निकाल रहे हैं। और ये जो एथेनॉल है ये है क्या, ये एक ऐसा एथेनॉल ब्लेंडिंग खास करके बताएं आपको, तो इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि जो पेट्रोल का इंपोर्ट है वो कम हो सके। हमारी टारगेट है हमारा कि जो आने वाले जो अभी हमारा नेक्स्ट ईयर है उसमें 10% इथेनॉल पेट्रोल में मलाई जाएगी, और उसके बाद हम लोग 20% तक इसको ऐड करेंगे 2025 तक। इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो हमारा टारगेट है वो है 10% नेक्स्ट ईयर के लिए, खासकर पेट्रोल में, एंड 20% होगा हमारा 2025 के लिए। जो रेट ऑफ इथेनॉल होंगे उनको इंक्रीज भी किया जा रहा है ताकि जो फार्मर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर केन के ओर कल्टीवेशन के लिए अपने आप को प्रमोट करें। प्राइस सपोर्ट फॉर द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसकी शॉर्ट फॉर्म है जी। इसके अंडर सीसीईए ने अप्रूव की है कुछ मनी, और वो मनी दी जाएगी टू द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और जो मनी है वो है 17,408 करोड़, ताकि जो भी नुकसान हो चुका है फार्मर्स को, उन फार्मर्स को जिन्होंने अपने प्रोडक्ट एमएसपी से कम में बेचे हैं, और उसको कवर करने के लिए ही ये जो पैसा दिया जाएगा। फंक्शंस देख लेते हैं सीसीआई के। फर्स्ट फंक्शन तो ये है कि इनकी ये ड्यूटी है, उनके लिए ज़रूरी है कि इन्होंने जितने भी फार्मर्स हैं और जितनी भी फेयर एवरेज क्वालिटी का कॉटन है उसको खरीदना है फार्मर से विदाउट एनी क्वांटिटेटिव सेलिंग। तो इसमें कोई क्वांटिटेटिव सेलिंग नहीं है कि भाई इतने यूनिट ही खरीदेंगे, सब खरीदने हैं। और कब खरीदने हैं, जब एमएसपी से बिलो में रेट जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली एमएसपी तो डिसाइड किया गया है कॉटन के लिए लेकिन अगर प्राइस कम हो गया एमएसपी से, तो ये जो सीसीआई है ये जाएगी मार्केट में और कॉटन को खरीदेगी, खास करके जो क्वालिटी ग्रेड कॉटन है। अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो लास्ट 2 सीजन में इवन हमें पता है कि पेंडेमिक भी चल रहा था, तब भी इन्होंने 1/3 कंट्री का जो कॉटन है वो प्रोक्योर किया था सीसीआई ने। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी इस हिसाब से। अब देखते हैं जूट के बारे में। तो जो गवर्नमेंट ने जूट के लिए नॉर्म्स रिजर्व किए हैं, अब गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जूट का जो यूज़ होगा वो खास करके पैकिंग के लिए, अगर फूड ग्रेन्स की बात करें उसके लिए 100% जो पैकिंग होगी वो जूट के ही जो हमारी पैकिंग मटेरियल होगा उसमें होगी। शुगर की बात करें उसके लिए 20% को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये इसलिए ताकि जूट को सपोर्ट किया जाए। इस डिसीजन से 2/3 मीन्स जितना भी हमारा जो जूट प्रोडक्शन हो रहा है उसका 2/3 लास्ट ईयर में इसी रिजर्वेशन में जा चुका है। तो अच्छी मार्केट मिल रही है। इससे क्या होगा, फार्मर्स को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। सेंटर खुद ही खरीद रही है जूट ताकि वो इसको प्रमोट कर सकें और उनको गारंटीड मार्केट प्रोवाइड कर सके। इसका बेनिफिट होगा जो मिल वर्कर्स है उनको होगा, और जो हम लोग चाहते हैं कि प्लास्टिक को कम करो और जूट को प्रमोट करो। एग्रीकल्चर में भी बेनिफिट है, एनवायरमेंट में भी बेनिफिट है, और सब जगह इसका बेनिफिट होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।
ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।